झूठी गवाही की बिना के ऊपर कोई क्रिमिनल साइड पे ही एक बंदा जेल में रह गया, अगर उसने 9 साल जेल में काटे तो जो नीचे वाली 2 अदालतों ने उस पर रिलाई किया था उन जजेस का क्या करना है आपने। फिर यह कि सच्चा गवाह, उसकी तो बेचारे की जान खतरे में है, वो आता है उसे डराया धमकाया जाता है, उसे जान का खतरा, उसे कोर्ट में आप इज्जत नहीं देते। जो जितना बड़ा मुजरिम है उतना बड़ा वकील कर लेता है। एंड ऑफ द डे जज साहब उसको इस कानून शहादत के पैमाने के ऊपर के जी एविडेंस की जो है ना वैल्यू क्या है उस पर वे करते हैं और बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द अक्यूज्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। rahmatllah.com के प्लेटफॉर्म पर आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ एविडेंस 1872 एंड 1984। लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो कवानीन में कितनी अहमियत के हामिल है और किन किन कवानीन से जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो जुड़ा हुआ है और उनके बगैर, मतलब लॉ ऑफ एविडेंस के बगैर जो बाकी कवानीन है किस तरह से नामुकम्मल रहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद है माहिर कानून है ज़फ़र इकबाल कलानौरी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट उस्मा मुक़द्दस। सर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम तशरीफ आने के लिए कि आपने हमें टाइम दिया। यू आर वेलकम। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी ज़फ़र कलानौरी साहब जो है हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं जब इनसे डिस्कशन हमारी ADR पे हुई थी। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस पर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो यही पूछूंगी कि लॉ ऑफ एविडेंस 1872 और फिर 1984, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पहली बात तो आपसे मैं ये बताऊं कि बतौर एक कानून के तालिब इल्म के आज तक मैंने जितने कवानीन पढ़े हैं उनके अंदर से अगर सबसे बेहतरीन और कोडिफाइड लॉ में मैं लॉ नहीं है बल्कि एक मुअज्ज़ा है कानून शहादत, क्योंकि इंसानों को परखने का इससे बेहतर कोई पैमाना ही नहीं है कि गवाही आए और आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें और उसके अंदर से सच जांच सकें। तो ये जो कानून उन्होंने इतना पुराना बना हुआ एविडेंस एक्ट था, मैं कहूँगा उसका रेप्लिका है ये आपका नया कानून 1984 का, और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बस इन्होंने ये किया कि उसके सेक्शंस थे इसके आर्टिकल्स के साथ उनको चेंज कर दिया, माँ सिवाय चंद चीज़ों के उन्होंने चेंज किया है। इसके अंदर सेक्शन 3, 4 और इसके अलावा 4 to 6 तक क्या ये हदूद से रिलेटेड लॉज हैं, ये चेंज हुए। सेक्शन 42 जो है उसके अंदर एक प्रोविज़ो ऐड किया है, सेक्शन 44 लेके आए और 163 से लेके 166 तक नए आर्टिकल्स कानून शहादत में लाए। मकसद इसका जो इसका प्रियम्बल बताता है कि तमाम लॉज जो हैं इनको इकट्ठा करना और इसको इस्लाम के करीब लाना, क्योंकि इस्लाम में जो गवाही का एक पैमाना दिया गया है उसके करीब लाने के लिए ये इसकी इंटेंशन थी कानून शहादत को लाने की। अब बात यह है कि मोटी मोटी बातें जो हम अगर सम अप करें कानून शहादत को या एविडेंस एक्ट को भी, वो ये कहती हैं कि अदालत के अंदर जुडिशल प्रोसीडिंग में या इवन ट्राइब्यूनल्स के पास जो भी रिकॉर्ड होती है एविडेंस, उसको जांचने का पैमाना क्या है। शहादत एक तो है जी डायरेक्ट शहादत, प्राइमरी एविडेंस है। वो डायरेक्ट शहादत जो है दस्तावेजी भी हो सकती है या कोई बंदा आके ओरल टेस्टिमनी भी है बयान दे दे जिसने वो वाक़े को देखा और उसको साबित करे या उस वाक़े की सच्चाई की वो गवाही है, एक ही एविडेंस है। दूसरी एविडेंस इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी एविडेंस। वो सानवी शहादत तब होगी जब प्राइमरी जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो ज़ाया हो गई या वो किसी ऐसे शख्स के पास है जो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो कोर्ट की इजाज़त से आप सानवी शहादत लेके आते हैं। फिर एक शहादत है कि जो साइंटिफिक एविडेंस या फोरेंसिक एविडेंस कहलाते हैं। ये फोरेंसिक एविडेंस बहुत ऊंचे पैमाने पे है, साइंटिफिक एविडेंस हमेशा बेस्ट एविडेंस है और उसके ऊपर भी किस तरह से रिलाय करना है। फिर एक्सपर्ट की एविडेंस आ जाती है, वो जो उसका माहिर हो उसका एक बयान होता है, उसके ऊपर जिरा होती है। वो कोर्ट के लिए एक ओपिनियन है, ओपिनियन कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा है अपनी फील्ड का माहिर, जैसे कोई डॉक्टर है वो MLR देता है, और फोरेंसिक्स का एक्सपर्ट है, थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स का कोई एक्सपर्ट है, केमिकल एग्जामिनर है, और अब जो लेटेस्ट चीज़ है ये DNA, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है मैं समझता हूँ, उसकी एविडेंस है। अब कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का ज़माना है, ये साइंटिफिक एविडेंस है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट एक आ गया है और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जदीद मीन्स से ली हुई शहादत जो है, ये नया कानून शहादत भी जो उसके बारे में जिक्र कर रहा है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जदीद मीन्स से ली हुई जो एविडेंस है 166 के अंदर वो भी एडमिसिबल एविडेंस हो, जैसे फैक्स है, जैसे ईमेल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स प्रूव करने का तरीकाकार है। अब फिजिकली उनको उस तरह से साइन नहीं किया जा सकता, ये भी जदीद मीन्स की एविडेंस आ चुकी हुई है। और ये कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स तो बड़ी कमाल की चीज़ है।
आप देखें कि आज के ज़माने में ये मुमकिन है कि एक थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट उठा के आप एक कागज़ से दूसरे कागज़ के ऊपर रख दें, जी। तो ये साबित करना कि ये फिज़िकली उसी बंदे ने साइन नहीं किया, दिस इज़ हेल ऑफ ए जॉब। कि बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि ये जदीद तरीके तो आ गए, लेकिन इनको एडमिसिबल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके माहिरीन लाएँ। हमने अभी तक 3 लोगों की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपको इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन करना है, फिर आपने प्रोसिक्यूटर को ट्रेन करना है, आपने डिफेंडर को ट्रेन करना है, फिर आपने जज की भी ट्रेनिंग करनी है। ये तो वहाँ पे है नहीं, तो ये कागज़ों के अंदर लिखी हुई ये नई चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह एडमिसिबल नहीं हुई। हाँ, एक बहुत सारी तनकीद जो है वो कानून शहादत के ऊपर हुई है, और वो ये हुई है कि पहले ओथ के ऊपर लिया हुआ कि आप हलफ ले लें, ये वाली चीज़ एविडेंस एक्ट में नहीं थी। कानून शहादत के अंदर उन्होंने आर्टिकल 163 लगा दिया कि अगर कोई बंदा कहे जी तुम इस बात की सच्चाई की कोई शहादत दे दो और तुम हलफ पे कह दो, तो मैं मान लूँगा, मेरा केस इस बात पे आप निपटा दें, या डिफेंडेंट को वो ऑफर करे। तो मानना लाजमी नहीं है, लेकिन कोर्ट एक इन्फ्रेंस तो ड्रॉ करती है ना, कि बिल्कुल जिस तरह कानूनी शहादत में है कि अगर किसी ने बेस्ट पॉसिबल एविडेंस विद होल्ड कर ली, तो प्रिजम्पशन ये है, कुछ प्रिजम्पशंस हैं कानून में कि अगर वो शहादत आती तो उसके खिलाफ जाती। तो बंदा हलफ अगर नहीं ले रहा तो शायद वो झूठा है, तो कोर्ट के ज़हन के अंदर जो है एक ज़रूर उसके खिलाफ ये चीज़ डेवलप ज़रूर होगी, लेकिन आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है, क्योंकि पहले हम अंडर दी ओथ सेक्ट जो ओथ लेते हैं, मैं कहता हूँ, मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ मैं सच्चा बयान दूंगा, अगर मैं झूठ बोलूं या अदालत से कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। मेरे ख्याल से ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस बंदे का अपना ईमान ही पक्का नहीं है, ईमान कुरान पे भी ईमान है, बाकी किताबों के ऊपर भी ईमान है, तमाम अंबिया इकराम पे ईमान है, तो वो लोग, मेरा ये तजर्बा है अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे लोग कुरान पाक के ऊपर भी झूठी गवाही देते हैं। तो मैं तो अपने आप को विड्रॉ करता हूँ, मेरे कभी किसी इस केस में हो, क्योंकि मैं इसका मुतामल नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम है, बहुत कीमती किताब है, और लोग इस तरह के उल्टे पुल्टे फतवा ले लेते हैं कि जी 70 आदमियों को अगर आप खाना खिला दें तो चलें जी झूठी गवाही जो वो भी ठीक हो। एक तो ये, दूसरा एक तनकीद है और वो मैं आज वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो ये कि कहते हैं कि जी यहाँ पे एक प्रिंसिपल आया जो तज़कियत शहूद का प्रिंसिपल है कि इस्लाम के मुताबिक गवाही वो बंदा दे जो बहुत आला करैक्टर का बंदा है, उसकी सच्चाई की लोग गवाही दें। तो उन्होंने साथ साथ ये भी बात की कि जो खातून हैं, लोग कहते हैं जी खातून की गवाही आदी होगी। देखें, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें ये बात है कि अगर आप कोई माली लेन देन करें तो एक खातून जो है उसके साथ दूसरी की भी गवाही जो है इसलिए करवा दें कि अगर वो भूल जाए तो उसे याद करा दे, यानी भूल जाए तो याद करा दे। इसका मकसद ये कतन नहीं है कि उस खातून की गवाही जो है वो आदी है, लेकिन सिर्फ इसको अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंड भी करें तो फाइनेंशियल मैटर्स में, जहाँ लेन देन के मामलात हैं, जहाँ पे कोई माली मामलात हैं, उसके अंदर शायद 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। बाकी तमाम के तमाम केसेस में मर्द की गवाही भी उतनी ही मोतबर है जितनी कि औरत की गवाही मोतबर है। तो वहाँ पे 2 गवाह जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट है और आप उसके अंदर वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा, तो क्या जी 2 गवाह जो हैं वो एक खातून और एक मर्द नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हाँ, हदूद के केसेस के अंदर जैसे ज़िना वगैरह के केसेस हैं तो वहाँ पे 4 की गवाही है, वो अब 4 गवाह चाहिए सच्चे, उसके अंदर औरत मर्द में तखसीस कोई नहीं है, क्योंकि ये एक चादर 4 दीवारी की जो है ना प्रोटेक्शन का भी मामला है और इसका बहुत ऊंचे पैमाने के ऊपर शहादत को रखा गया है। तो लेकिन ये लोगों ने बहुत बावर कराया कि शायद औरत की गवाही कहीं आदी कर दी गई है, ऐसी बात कोई नहीं है। तमाम केसेस के अंदर औरत भी उसी तरह लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है तमाम कवानीन में, उस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं वहां पर उस लेवल की जो है वो गवाही आ रही है जिस लेवल का एक लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो हमें कहता है कि इस तरह से हमारी गवाही जो है वो होनी चाहिए, और कोर्ट्स उस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? उस वक्त मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने ये ऐसा एक सवाल पूछा जो आजकल एक बहस तलब मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी अभी 3 रोज़ पहले एक जजमेंट दी है, वहाँ पे एक पुलिस वाले की गवाही को उन्होंने जो है ना रद्द किया और उन्होंने ये भी होल्ड किया कि अगर गवाही का एक पार्ट झूठा है तो पूरी की पूरी गवाही झूठी है, उस पर रिलाई नहीं। ये वैसे भी सेटल्ड लॉ था, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो सवाल मैं ये पूछता हूँ कि अगर झूठी गवाही की बिना के ऊपर कोई क्रिमिनल साइड पे एक बंदा जेल में रह गया, अगर उसने 9 साल जेल में काटे, तो जो नीचे वाली 2 अदालतों ने उस पर रिलाई किया था उन जजेस का क्या करना है आपने? एक तो ये देखिए। दूसरी बात यह है कि क्या सच्ची गवाही आ रही है? इस माशरे में सच्ची गवाही नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको क्रिमिनल साइड पे एक मिसाल देता हूँ कि ये जो FIR है, एक बात आपके ये नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, अब दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जिनमें FIR होती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और किसी मुल्क में FIR का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। दिस इज जस्ट अनदर स्टेटमेंट। हाँ, वो गवाही जो है ये एक झूठ का पलंदा है। होता यह है कि
FIR में ये जो गवाही बनाई गई है वो इस तरह झूठ का पलंदा है कि FIR में बंदा कहता है जी उसने अपनी डब में से एक पिस्टल निकाली और उसको गोली मारी जो कि जाके उसकी बाईं वक्खी में लगी। वो ये कहते हैं कि जी एक औरत को अगवा करके लेके जो सफ़ेद रंग की करोला थी, वो गाड़ी का रंग भी सफ़ेद ही रहता है। फिर वो कहते हैं कि जी नेफे के अंदर से एक पुड़िया बरामद हुई जो बाद में हेरोइन थी। होता ही है कि पुलिस वालों को लोगों को पुलिस पे कोई एतबार नहीं है और इसलिए वो अपने झूठे गवाह डालते हैं। देखिए आप कई फ्लाइंग बुलेट्स देख सकते हैं, ये तो मैट्रिक्स फिल्म में या मौला जाट में होता है, लेकिन हमारी FIR ये झूठ का पलंदा 150 साल से इस तरह की कहानी है कि रोल प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, वेपन भी बताते हैं और बॉडी के जिस पार्ट को लगा, तो वो तो झूठ चल रहा है, झूठ ही हर वक्त चलता रहेगा। अब मेरा ये एक सवाल है कि अगर आपने किसी बंदे को फर्ज करें कि 7 साल वो अंदर बेगुनाह रह गया और आपने जाकर उसे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे बरी कर दिया, तो क्रिमिनल साइड पे एक दिन अगर कोई बंदा बेगुनाह अंदर रह जाए तो उसकी कोई कंपनसेशन है? देयर इज नो कंपनसेशन। आप उसके वो साल वापस नहीं ला सकते। ये सवाल है। अगर गवाही सही नहीं आ रही तो नीचे वाली अदालत जो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट है वही बंदे को बरी कर दे। क्यों आपको वहां से पहले हाई कोर्ट जाना है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है? इंडिया और अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी है। क्यों? नीचे वाले जजेस जो है उनको हौसला भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है, उनको प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो वो सही फैसला कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टियर्स होने चाहिए, हाई कोर्ट तक तो केस डिसाइड हो जाने चाहिए। फिर यह है कि सच्चा गवाह, उसकी तो बेचारे की जान खतरे में है, वो आता है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसे जान का खतरा, उसे कोर्ट में आप इज्जत नहीं देते। मैंने हमारे मुल्क में ये शायद चंद ममालिक में होगा जहां गवाह की बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। दुनिया भर में आपने देखा विटनेस बॉक्स में गवाह आके बैठता है, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, बड़ी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, क्योंकि जज इज नॉट नाउजुबिल्लाह अल्लाह मियां, ही हैज टू गो बाय एविडेंस, और एविडेंस सच्ची आती नहीं। यहां बेचारा गवाही देने के लिए तारीख पर तारीख, उसको तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती, उसको वकला भी उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, वो बेचारा तो शायद उधर वॉशरूम की फैसिलिटीज भी उसको अवेलेबल नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सच्ची गवाही है, जहां बुरी को कर्ब करना, सच्चाई की गवाही लानी चाहिए। अब दुनिया के अंदर 2 तरह के सिस्टम चल रहे हैं। एक ये एडवर्सोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है जो कि पाकिस्तान में राइज है, दूसरा इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस आदि दुनिया में है। वहां पे जज जो है वो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है, वो एक रोल ये अदा करता है कि जैसे ही किसी जगह पे जुर्म हो तो मजिस्ट्रेट मौके पे चला जाता है, वो जाके इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे उसको सुपरवाइज करता है, फिर वो प्रोसिक्यूशन की स्टेज पे भी करता है। जब तक केस उसके पास आता है उसे काफी नॉलेज खुद हो चुका होता है। यहाँ पे जो जज है वो ये देखता है कि 2 पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ पिटेड हैं, वो शहादत करवा ली हैं, उन्होंने अच्छे से अच्छा वकील कर लिया, जो जितना बड़ा मुजरिम है उतना बड़ा वकील कर लेता है। एंड ऑफ द डे जज साहब उसको इस कानून शहादत के पैमाने के ऊपर कि जी एविडेंस की जो है ना वैल्यू क्या है उस पर वे करते हैं, और बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द अक्यूज्ड, और वो जो है बरी पे बरी होते जा रहे हैं। देखिए ये माशरे के अंदर एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। खुदा न करे ऐसा हो, आज किसी बंदे को कंप्लेनेंट का वकील होना बड़ा मुश्किल काम हो गया, वो अदालत में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 100% एक्विटल है। देखिए जहां पे लोगों को बरी करना जरूरी है और नजायज किसी को सजा न हो ये भी जरूरी है, मानी ये बात, लेकिन मुजरिम को सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुआशरे में आप टोटली मुजरिमों को सजा नहीं देते तो वो क्या मुआशरा है? लोगों को पता मैं इतने साथ जुर्म करूंगा बाहर आ जाऊंगा। अब ये बात बहुत आगे तक जाती है, इसलिए कि ये देखें अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं, यहाँ पे घपले के केसेस हैं, इतने सालों से चल रहे हैं। आप पनामा लीक्स ले लें, 1 अदालत 2 अदालत 3 बार, भाई लोग जो है वो 7-7 साल 8-8 साल अंदर रह के बाहर आ जाते हैं। मुझे उनके अंदर रहने से क्या लगे? एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की कौम को कोई रिकवरी पैसे की नहीं हो सकी। उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना है। जज क्यों खामोशी से हर चीज देखता रहेगा? इस्लाम का भी ये निजाम है, हजरत उमर के जमाने में भी वो मौके पे जाया करते थे। अभी लोग बहुत तनकीद करते हैं कि जी साकिब निसार साहब ने जाके मौके पे चीजें देखी, मैं उनके साथ जाता रहूं। बिलीव करें, अगर हम इन हॉस्पिटलों में ना जाते, जेल में जाके ना देखते, इन फैक्ट्रियों को जाकर ना देखते, लोगों को सचमुच विजिट ना करते, तो हमें तो पता नहीं लगना था कि लोगों के हालात हैं क्या। तो आप जहां पे डायरेक्ट एविडेंस ले सकते हैं, आप एविडेंस लें कि आप खामोश तमाशाई बन के बैठे रहेंगे और वो कहते हैं जी आप इंतजार करें जी, दादे ने मुकदमा जो है वो दायर किया, पोते को जाके इंसाफ मिले, ये कोई इंसाफ है? और बेगुनाह लोग अदालतों के अंदर जो आके रगड़े खाते हैं और जेलें भरी पड़ी हैं, गुनाहगार तो फौरन बाद आ जाता है। उनकी हौसला अफजाई होती है कि जो कुछ मर्जी कर लो, कि यही पैमाना कि आप उस वक्त तक गुनाहगार नहीं है जब तक आपने गुनाह नहीं किया। खासतौर पे घपले के केसेस में अगर कोई बंदा बियॉन्ड मींस रह रहा है, एक बंदा है वो क्लर्क बादशाह है, उसका बेटा एचएसएन कॉलेज में पढ़ता है, बेटी उसकी ग्रामर स्कूल में पढ़ती है, वो लैंड क्रूजर पे जो है वो ट्रैवल करता है, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है, उसका रहन सहन का तरीका ऐसा है कि वो कभी उसके साथ वो उसका तालमेल नहीं खाता।
तो उसको प्रूव करना, ही इज गिल्टी अंटिल ही प्रूव्स, उसे प्रूव करना कि मेरे पास ये पैसे कहां से आए। ये क्या बहस है कि जी हर बंदा आप साबित करें कि जिसने शिकायत की है वो शिकायत करें? नहीं, दुनिया में ये चीजें चेंज हो चुकी। दुनिया में अब हमें कोई नया सिस्टम लाना पड़ेगा, हाइब्रिड सिस्टम, कोई इंक्विजिटोरियल सिस्टम और एडवर्सरियल का आप मिला के निजाम लाइए, वरना ये जो निजाम है इससे तो लोग तंग आ चुके, इससे लोग सर हमारी अदालतों में ऐसा होता है कि एविडेंसेस में जो है वो 8-10 साल जो है वो जिरा नहीं होती है, क्रॉस एग्जामिन नहीं होता है। सर इसकी क्या वजूहात हैं और क्या कोई लॉ में ऐसा स्पेसिफिक है कि जिसमें इतने टाइम पीरियड के अंदर आपने जो है इतनी एविडेंस को अपनी कंप्लीट करना है? ये आपने बहुत बढ़िया बात की है। मेरा ख्याल है जी कि हर जगह पे टाइम बाउंड केसेस को करना चाहिए। वो सिविल केसेस हैं, वो क्रिमिनल केसेस हैं, वो फाइनेंशियल मैटर के केसेस हैं, टाइम बाउंड करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शहादत देर से रिकॉर्ड होती है शहादत जाया हो जाती है। आपके मुल्क में एक बात बड़ी अजीब है, जरा गौर कीजिए कि जो क्राइम सीन है उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। आप अगर बैरून मुल्क गए, नहीं भी गए, तो आपने कोई ना कोई डिटेक्टिव मूवी देखी होगी, आपने कोई एक्शन फिल्म देखी होगी, जहां पे कोई जुर्म होता है सबसे पुलिस वाले आके उसको कॉर्डन ऑफ करके एक येलो टेप लगा देते हैं और वहां से वो एविडेंस जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो क्राइम सीन है। बेनजीर भुट्टो के केस के अंदर धोके उन्होंने सारे का सारा क्राइम सीन ही जाया कर दिया, तो बाकी बात कहां पे होनी है? तो जो बुनियाद है, डिले जो है वो बहुत फेटल होती है क्रिमिनल केसेस में। अगर टाइम बाउंड कर दें और फौरी तौर पर करें, इनको तेजी के साथ करने की जरूरत है, और साथ साथ गवाह को जो है प्रोटेक्शन भी दें। और मेरे ख्याल से जजेस को जो है ना जी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर। अगर उस डिस्ट्रिक्ट का जज होगा तो आप बिलीव करें उसे बहुत लोगों का ये पता है कि इस इलाके में ये बंदा सच्चा है, लोग कहते हैं जी ये न्याय दे दे, ये हलफ ले ले, ये सच्चा आदमी। उनको ये भी पता है झूठा कौन है उस इलाके में, और उस जज का भी लोगों को पता होगा इसका किरदार कैसा है, क्या ये ईमानदार आदमी है कि नहीं। तो इस तरह के मामला तब करने की जरूरत है, ये थोड़ा सा बाहर निकल के खेलने की जरूरत है, ये पुराना निजाम नहीं चलेगा। जिस तरह से माशाल्लाह आप तो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो माशाल्लाह आप वहां के भी लॉयर हैं, वहां भी आप प्रैक्टिस करते रहे हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान जिस तरह से अदालतों में ऐसा होता है कि लोगों के कैरेक्टर की धज्जियां बखेर दी जाती हैं एविडेंसेस के दौरान, क्या बाहर के मुमालिक में भी ऐसा ही सिर्फ पाकिस्तान में ये कानून सेट होता है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि विटनेस बॉक्स में जब विटनेस बैठा होता है तो उस वक्त जब उसका एग्जामिनेशन चीफ करवाते हैं, वो करवाने के बाद उस वक्त वापस बैठने से पहले लॉयर कहता है योर विटनेस नाउ, और वो सवाल पूछते हैं। देखिए स्कैंडलस क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की जा सकती, ये सब के सब पे लोग ऑब्जेक्शंस लेते हैं, और जजेस जो है वो ऑब्जेक्शन जो है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। इवन बाज औकात वो दोनों लॉयर्स को पास बुला के बिल्कुल उनके साथ सरगोशी के अंदाज में वकला से बात करते हैं कि इस लोगों की तजलील करना मकसद नहीं है। और अदालत के अंदर मैं लॉयर हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं कि हर सवाल मैं पूछ सकता हूं। इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से भी सच्ची गवाही जो है वो नहीं आती। सर ये तो कोर्ट के अपने जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, अदालतों का खुद होना चाहिए कि जजेस जो हैं वो तनबीह कर दें वकला साहिबान को, दोनों पार्टियों को, कि वो इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते। क्या कोई ऐसा लॉ है? जी ये बिल्कुल लॉ तो बड़ा क्लियर है जी, ये खुद कानून शहादत ही भी ये बात कहता है। आप ये देखें कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारी चीज़ों को प्रूव करने का एक तरीकाकार दिया गया, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये सवाल जो है अगर इस तरह के इररिलेवेंट पूछे जाए, देखिए मसलन मैं एग्जामिनेशन चीफ करवाते हुए लीडिंग क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं पूछ सकता। अब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछ सकता हूँ, लेकिन इररिलेवेंट सवाल जो है, जो इश्यूज अराइज नहीं हो रहे, या उस केस के अंदर वो अमूर मुतनाज़ा फ़िया नहीं है, उसके बारे में क्यों सवाल पूछे जाएंगे? हर तरह के जो है सवालात पूछने की लोगों को मुकम्मल तौर पे अगर आप आज़ादी दे देंगे तो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे। तो फिर कौन सच्चा आदमी है वो आके गवाही भी दे, अपने आप को ख़तरे में भी डाले। फिर एक बात और है, देखिए एक ये सुलह की बात है, ख़ासतौर पर ये जो हदूद के केसेज हैं और ये सीरियस क्राइम्स हैं जिसके अंदर मर्डर केसेज वगैरह हैं, इसके अंदर पार्टियां सुलह कर लेती हैं, गवाह बुरा बन जाता है। तो आप देखें जो क्राइम्स अगेंस्ट दी स्टेट हैं वहां पे तो बड़ा क्लियरली देखना चाहिए कि वहां पे किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज करने दे रहे हैं। तो लोगों को धौंस धांधली से और खरीद के भी, और झूठे गवाह जो हैं वो भी जो है आते हैं। यहाँ तो आप एक जमानतनामा करवाने के लिए जाते हैं, जो मचलका दाखिल करते हैं, लोगों को पता है कि टाउट में चल के दाखिल हो रहे हैं। 40% लोग प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बाकी 60% की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहां पे झूठे गवाह जो है ना वो आके गवाही देते हैं और जाली डॉक्यूमेंट, और किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। 193 पाकिस्तान पीनल कोड, 194 पाकिस्तान पीनल कोड वो ये कहता है कि जी अगर कोई झूठी गवाही दे तो उसको
सजा 7 साल तक हो सकती है, और अदालत में नहीं देता, किसी और प्रोसीडिंग में देता है 3 साल तक हो सकती है, और जहां पे कैपिटल पनिशमेंट है उतनी भी सजा हो सकती है। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में कौन से झूठे गवाह को आपने सजा दी है? वो तो आपने दी नहीं। तो ये सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। हमारे पास क्राइटेरिया भी तो नहीं है ना कि कौन जो झूठा गवाह है, कौन सच्चा गवाह है, कौन फॉल्स एविडेंस को दे रहा है, कौन सही एविडेंस दे रहा है। देखिए इसका क्राइटेरिया किस तरह सेट करेंगे? क्राइटेरिया देखें ना, वो तो ले डाउन है कानून शहादत के अंदर। अब उसको सच को परखना है, वो किसने? जज साहब ने देखना है। अब मुझे कहने दीजिए माजरत के साथ, जिस किस किस्म की क्वालिटी के जजेस जो हैं वो भर्ती किए जा सकते हैं, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग जो है जुडिशियल एकेडमियों में हो रही है, उनको आपने कौन सी ट्रेनिंग दी? आप पुलिस वालों को हर वक्त मतूब करते हैं, आप FIA को मतूब करते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। आप ये जो काम नैब में हो रहा है, FIA में हो रहा है, एंटी करप्शन में हो रहा है, यहाँ पर मैंने देखा 90% लोग जो है या इनकैपेसिटेटेड है, उनमें करप्शन भी है और नालायक लोग भी बहुत सारे, अच्छे लोग तो बहुत कम है। आपने उनकी जदीद खतूत पर ट्रेनिंग नहीं की। देखिए जब मैं लॉ कॉलेज गया था तो धात का जमाना था, उस जमाने में मुझे क्या पता है डीएनए अब स्टेट ऑफ द आर्ट है। सिर्फ 2 आइडेंटिकल ट्विंस जो है उनका नहीं मिलता डीएनए, हम कहां यूज कर रहे हैं? हमारे मुल्क में ये वाली टेक्नोलॉजी है पिछले 25 साल से आ गई, सचमुच तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। इसी तरह ये कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। ये जदीद चीजें हैं, हमें जदीद तकाजों के मुताबिक सबको पढ़ना है। ना जज पढ़ने के लिए तैयार है, वकला की जो है कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन कोई नहीं है, ना वो पढ़ने के लिए तैयार है। हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स कौन सा रोल अदा कर रही हैं? और फिर हाई कोर्ट के जजेस, वो कहते हैं वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज। मुझे ये कहने दीजिए हमारी तारीख जो हुई है उसके बाद से अब तक लेके जजेस की क्वालिटी बदतरीज नीचे हुई है, और वकला की क्वालिटी को जजेस की क्वालिटी डिटरमिन करती है। अगर जज ऊंची क्वालिटी का है, वो लायक है, तो सब पढ़ के जाते हैं और मेहनत भी करते हैं। जब किसी जगह पे कोई आप नहीं कर रहे, दूसरा ये कर रहे हैं कि आप नीचे वाली कोर्ट जो असल कोर्ट है, जहां पे लोगों का असल वास्ता है, ट्रायल कोर्ट, उन जजेस को हौसला नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, इनके अंदर टैक्स के केसेस, सेल्स टैक्स के केसेस हैं, बैंकिंग के केसेस हैं, करोड़ों रुपए के स्टे हुए हैं। इस वक्त 402 पोस्ट ऐसी फेडरल लेवल पे खाली हैं कि उन कोर्ट्स के अंदर जजेस ही नहीं है। और सिर्फ पंजाब में 903 ऐसी कोर्ट्स खाली हैं, ट्राइब्यूनल खाली हैं, स्पेशल कोर्ट्स खाली हैं जहां पे जजेस ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि कौम का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? तो ये ओवरऑल हमें सारी तरफ देखना चाहिए। एक ये है कि हमें सच्चे गवाह को की हौसला अफजाई, सच का वैसे भी हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कहत है, वहां पे लोग झूठ नहीं बोलते या सच नहीं बोलते। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आपने जब रिसालत का दावा किया, उन्होंने कहा मैं बेशक, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी मेरा किरदार देखो, क्या मैं सादिक हूं, क्या मैं अमीन हूं? तो फिर उन्होंने जो है ना पैगंबरी का दावा किया। उस पैगंबर को मानने वाले हम लोग हैं, और झूठ छोटे बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है इस बात पे झूठ। तो ये तो ओवरऑल भी कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए। ये हमारे स्कूलों में, एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे घरों में हमें ये कहना है कि हमें सच का साथ देना। सच अदालत क्या, किसी जगह पे भी सच कोई लोग नहीं बोल रहे। सर क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत शॉर्ट रहेगा, तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, होनी भी चाहिए, आपको क्या लगता है कि 1984 का जो एक्ट लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें किस हद तक अमेंडमेंट्स की और जरूरत है? जी मैं आपको एक बात बताऊं, लॉज तो वो लॉ बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स अभी तक भी आई हैं बुरी नहीं आई। मैंने जैसे आपको बताया कि अब साइबर लॉज वगैरह आ गए, उसके लिए एविडेंस के रूल्स और हैं। बैंकर्स एविडेंस एक्ट जो है वो अलग है, इतने बड़े बड़े खाते आप उठा के नहीं ला सकते, तो उसके अंदर उसका भी उन्होंने दिया हुआ है। कवानीन जो है वो काफ़ी जगह पे बिखरे हुए हैं, इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। लॉज आर स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर। जैसे हमारे पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके अंदर हदूद लॉज वगैरह आ गए, ऑर्डिनेंसेस आए, आपने 4 एविडेंस घुसा दिए। आपके पास एंटी टेररिस्ट एक्ट है, आपका एंटी नारकोटिक सब्सटेंसेज एक्ट है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी का लॉ है, आपके पास रिमांड के रूल्स मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ हैं, सजा मुख्तलिफ है। यहाँ तक के जो नारकोटिक्स के केस हैं उसके अंदर वजन के हिसाब से जो है आप ट्रेड कर रहे हैं, हेरोइन को, गांजे को, अफ्यून को, चर्च को, सबको इसी लेवल पे। तो आप देखें कि कानून इतने नहीं, यूनिफॉर्म कोड लाना चाहिए। इसी तरह यूनिफॉर्म एविडेंस एक्ट जो है ये करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सबसे बढ़ के ये ज़रूरत है कि हमें लोगों की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करते, हम सब पढ़ते नहीं हैं, और सिस्टम में अब इनोवेशन करनी है। आप जज जो है उसको थोड़ा सा एक्टिविस्ट का रोल करना है, वो एक बिल्कुल खामोश तमाशाई की तरह 2 पार्टियों के दरमियान देख के कि जी खुद ही सच निकल के बाहर आएगा, नहीं, थोड़ा सा उसको खुद भी देखना है कि सच क्या होगा।
थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम लाने की सर, ये तो जरूरत हमारा है। लॉ ऑफ एविडेंस पे कहता है कि जजेस जो है वो इंप्रेशन को भी नोट करे कि जो गवाह आया है गवाही देने के लिए उसके एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको कहते हैं डेमेन्योर नोट जी। करना। देखिए मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर मसलन गवाही 3 तरह से रिकॉर्ड होती है। एक रिकॉर्डिंग ये हो रही है कि वहां पे शॉर्ट हैंड के अंदर वहां पे ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और वो लॉन्ग हैंड में आ रही है, दूसरा रिकॉर्डिंग हो रही है, और तीसरा पीछे बैठा हुआ एक बंदा डेमेन्योर भी नोट करता है। तो यहाँ पे तो एक ट्रायल के दौरान 20 जज बदल जाते हैं, तो जी, बताएं उसका इफेक्ट ही क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रायल कंटिन्यूस होना चाहिए। अभी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमने अमेंडमेंट्स लेके आई हैं और वो अमेंडमेंट्स अब अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इसको लॉ पास हो चुका है, अगर अमल दरामद हो जाए 6 महीने के अंदर सिविल केस जो है वो डिसाइड हो जाएगा और कंटिन्यूस ट्रायल होगा। तो ये तमाम साइडों पे यही अब करने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों को चेंज नहीं करते, पुराने माइंडसेट के साथ आप बिल्कुल चीजों को तब्दील नहीं कर सकते। हम ये कह के तंग आ गए हैं, एक ही बात सुनते हैं, वो जी जजेस बढ़ा दो मसला हल हो जाएगा। भाई जजेस जरूर आप जहां पे लगाने वो भी लगाएं, लेकिन अच्छे जजेस आए, क्वालिटी के जजेस आए, बेहतरीन लॉयर हो। पूरी दुनिया की तारीख के अंदर 60% लोग जो टॉप क्लास पैदा हुए हैं वो सारे के सारे वकला हैं। आप तो ये नई तरमीम कर रहे हैं, अभी 22 से 22B का आपने जो हशर कर दिया, आप जो कर रहे हैं उसके अंदर वकला का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। यहां तो जजेस ये चाहते हैं गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिरे, यानी हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे अंदर भी बुरे लोग होंगे, कुछ बच्चे हैं, हम उनको बिल्कुल डिसिप्लिन करना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स दे आर फैंटास्टिक। ये जो माइंडसेट है कि आप जज बन जाए तो सारी बुराइयां वकला में, नहीं, मुआशरे में आइलैंड कहीं नहीं होते। हमें सबको ठीक करने में फिर ये बात दोहराऊंगा कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना रवैया बदलें, जदीद खतूत के ऊपर उनकी ट्रेनिंग की जाए। उसी तरह प्रोसिक्यूटर बेहतरीन होना चाहिए, उसी तरह लॉयर को अच्छा होना चाहिए और उसी तरह जज होना चाहिए। और इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जुडिशियल एकेडमी में जाके कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन लेनी चाहिए। और लॉयर्स को भी हर साल उनका लाइसेंस एक्सटेंड ना हो जब तक वो जदीद ये जो नए नए लॉज आ रहे हैं उन पर ट्रेनिंग नहीं होती। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और यही बेहतरीन तरीका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम तशरीफ आने के लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद है ज़फर इकबाल कलानौरी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लॉ ऑफ एविडेंस बहुत ही पेचीदा जो है वो कानून है और एक कानून की जान है बाकी तमाम कवानीन की। अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा इसके सिनेरियो पेश किया, आपके सामने इंट्रोडक्शन पेश किया है। इंशाल्लाह फर्दर अपनी जो हमारे ये लॉ ऑफ एविडेंस के एपिसोड्स हैं इसमें हम फर्दर डिटेल में आपसे जो है इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इजाजत दीजिए, लेके जाते हुए कह दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल rahmatlaw.com का उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो फेसबुक पेज है rahmatlaw.com का उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है rahmatlaw.com की, इस पर जो हमारा मीडिया पेज है इसको ओपन करते हैं तो हमारे तमाम रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं, अपनी फीडबैक अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।